सब्सक्राइब कीजिए ध्येय आईएएस चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार, मैं सुनील वर्मा ध्येय आईएएस टीम की ओर से आपका स्वागत करता हूं ध्येय टीवी पर। हम बात करेंगे डेली करंट अफेयर्स के अपने प्रोग्राम पर, जैसा कि हम प्रतिदिन करते आए हैं। इस वीडियो में हम बात करेंगे बैंकिंग सेक्टर के ऊपर, समझने का प्रयास करेंगे कि आखिर बैंकिंग सेक्टर का विकास कैसे हुआ है, संक्षेप में इसको समझेंगे। लेकिन जो हमारा पूरा फोकस होगा वह होगा आरबीआई की एक इंटरनल कमेटी या इंटरनल वर्किंग ग्रुप की उस रिपोर्ट पर, जिसको लेकर कई तरह की बातें उठ रही हैं। इस इंटरनल वर्किंग ग्रुप ने यह सुझाव दिया है कि भारत के जो प्राइवेट बैंक हैं उसके जो स्वामित्व धारक हैं उसमें बड़े बड़े इंडिया के जो कारपोरेट्स फैमिली हैं इनको भी शामिल किया जा सकता है। ये उन्होंने सिर्फ सुझाव दिया है, लेकिन इस सुझाव को अगर हम सही से समझें तो हमें पता चलता है कि आने वाले समय में जो प्राइवेट सेक्टर के बड़े बड़े बैंक हैं वो हो सकता है कि कुछ प्राइवेट जो कारपोरेट्स हैं, बड़े बड़े जो फैमिलीज हैं, चाहे वो टाटा परिवार हो, अंबानी परिवार हो, अडानी परिवार हो, बिरला परिवार हो, उनके नियंत्रण में हो सकता है। तो दरअसल इसको लेकर कई तरह की बातें उठ रही हैं, इसी को हम समझने का प्रयास करेंगे। आइए थोड़ा सा इसको हम समझने का प्रयास करते हैं। अगर आजादी के समय हम भारत में बैंकिंग स्ट्रक्चर को देखें तो हमें पता चलेगा कि जो अधिकांश बैंकिंग कामकाज होता था वह निजी क्षेत्र के हाथ में था। जो ये निजी क्षेत्र था इसको रेगुलेट करना उस समय हमारे लिए कठिन था, क्योंकि सभी व्यवस्थाएं, हमारे पास जो भी इंस्टीट्यूशनल वर्क हैं वो पूरी तरह से हम लोग नहीं कर पाए थे। साथ ही साथ ये जो बैंक थे ये सामाजिक आर्थिक विकास में अपना सहयोग नहीं देते थे, अर्थात यह क्या करते थे, सिर्फ अपने लाभ के लिए सोचते थे। लेकिन यहाँ तक भी ठीक था, दिक्कत यह हुई कि जब यह बैंक क्या करते थे, लोगों से पैसा इकट्ठा करते थे और फिर अपने आप को डिफॉल्टर घोषित करते थे या पैसा लेकर भाग जाते थे। इससे क्या हो रहा था कि लोगों का पैसा डूब जा रहा था और लोगों का बैंकिंग से भरोसा कम हो रहा था। जैसे 1947 से लेकर 1955 तक अगर आप देखें तो लगभग 300 बड़े और छोटे बैंक बंद हो गए। आप समझ सकते हैं इसमें कितना पैसा लोगों का डूबा होगा। इसी के लिए भारत सरकार ने कहा कि अब हमें क्या करना चाहिए, बैंकिंग क्षेत्र में हमें अपने हस्तक्षेप को बढ़ाने की आवश्यकता है। और इसी के तहत 1949 में आरबीआई का क्या कर दिया गया, भारत सरकार के द्वारा राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। अर्थात 1949 में भारतीय रिजर्व बैंक को क्या कर दिया गया, सरकार का हिस्सा बना दिया गया। ठीक इसी तरह से 1955 में इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का राष्ट्रीयकरण किया गया और उसका नाम भी परिवर्तित कर दिया गया और यहाँ से एक बैंक बनता है जिसका नाम है भारतीय स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। वर्ष 1959 में भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम बनाकर 8 अन्य क्षेत्रीय बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया और इन्हें कहा गया कि यह एक ग्रुप का हिस्सा होंगे, और वह ग्रुप कौन सा था, भारतीय स्टेट बैंक का ग्रुप। 19 जुलाई 1969 को क्या किया गया, 14 अन्य प्रमुख बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया और इसका जो 50 वर्ष है राष्ट्रीयकरण का, ये जो हुआ था ये वर्ष 2019 में कंप्लीट हुआ है। इसके बाद क्या हुआ का, एक बार फिर से राष्ट्रीयकरण किया गया और यह किया गया 15 अप्रैल 1980 को। तो इस तरह से हमने देखा कि भारत सरकार ने आज़ादी से लेकर 1980 के दशक तक कई बार राष्ट्रीयकरण किया, लेकिन उस 1980 के दशक के अंत तक आते आते जो भारतीय अर्थव्यवस्था की स्थिति थी, इसकी जो गति थी, इसमें जो ग्रोथ थी वह कमजोर पड़ने लगी और कई प्रकार के सुधारों की आवश्यकता यहाँ महसूस की जाने लगी। अब ये जो सुधार किए जाने थे इनको आप जो है कि एक शब्द से जानते हैं एलपीजी, अर्थात उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण। तो जो हमने एलपीजी का मॉडल अपनाया, उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण की नीति अपनाया, तो यह अप्लाई किया हमने अपने बैंकों के ऊपर भी, अर्थात बैंकिंग के सेक्टर में भी हमने उदारीकरण की नीति अपनाई, उसमें निजी क्षेत्र को भी हमने खोलने का प्रयास किया और जो बाहर के बैंक हैं उनको भी हमने आमंत्रित करना प्रारंभ किया। और इसी के तहत भारतीय रिजर्व बैंक ने जनवरी 1993 में
13 नए घरेलू बैंकों को क्या किया, बैंकिंग गतिविधि को शुरू करने का अनुमति दी। तो यहाँ से क्या होता है, जो निजी क्षेत्र के घरेलू बैंक हैं वो अस्तित्व में आने लगते हैं। इसके बाद निजी बैंकों ने अधिक लोगों तक बैंकिंग की सुविधाओं को पहुंचाया और काफ़ी तरह से जो बैंकिंग लिटरेसी है, बैंकिंग जो सर्विसेज हैं उनको पहुंचाने में अपना योगदान दिया। ये जो नए बैंक बने थे इनके साथ एक अच्छी बात ये भी थी कि इनका जो ये लोन देते थे वह लोन एनपीए में कम कन्वर्ट होता था, जो कि अच्छी बात मानी जा सकती। अब क्या हुआ कि धीरे धीरे समय आगे बढ़ा और भारत के कई औद्योगिक घराने जैसे बजाज, टाटा, बिरला, अंबानी जैसे बड़े बड़े जो कारपोरेट्स, जो फैमिली हैं, वह ये चाह रहे थे कि वह अपने बैंकिंग के सेक्टर में प्रवेश करें। लेकिन आरबीआई लंबे समय से क्या कर रही थी कि जो औद्योगिक घराने हैं, जो कॉरपोरेट सेक्टर हैं, इनको लाइसेंस देने से बचती रही। दरअसल हुआ क्या था कि यह बात यह थी कि अगर आरबीआई इनको बैंकिंग का जो है कि लाइसेंस दे देती है तो आरबीआई का जो रेगुलेशन है वो कमजोर हो जाए, क्योंकि जो बड़े बड़े ये कारपोरेट्स हैं इनकी जो पहुंच होती है वह सरकार तक होती है। और आपको पता है कि इससे क्या होगा, राजनीतिक हस्तक्षेप बढ़ेगा और यह जो बैंक हैं इतने बड़े हैं कि हो सकता है कि आने वाले समय में कोई एक बैंक अगर डूब जाए या कोई एक घराना डूब जाए तो उससे क्या होगा, कई लाख लोगों का नुकसान हो सकता है। कई प्रकार की चुनौतियां थी, इसीलिए आरबीआई अपने आप को इनसे दूर रखती थी। लेकिन सरकार का और एक बड़े वर्ग का यह मानना रहा है कि औद्योगिक घरानों को भी बैंकिंग सेक्टर में लाना चाहिए। कई औद्योगिक घराने एनबीएफसी अर्थात जो नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी हैं उनमें पहले से अपनी वित्तीय सेवाएं दे रही हैं। अर्थात जो इंडिया के बड़े बड़े एनबीएफसी हैं, इनको हम बता चुके हैं एनबीएफसी क्या होते हैं, उस पर हम दोबारा बात नहीं करेंगे, पिछला वीडियो में मैंने शायद जिक्र किया था। तो आसान शब्दों में समझिए कि जो बड़े बड़े जो है कि वित्तीय सेक्टर हैं जो कि लोगों को लोन देते हैं, अर्थात बैंक की तरह वो पैसा जमा तो स्वीकार नहीं करते लेकिन लोगों को कई प्रकार के लोन देते हैं, ये एनबीएफसी ही हैं। तो जो एनबीएफसी है ये कई इसमें अगर देखेंगे तो कई औद्योगिक घरानों का पैसा मिल जाएगा। लेकिन जो इनकी पूरी इच्छा थी वह क्या थी कि हमें बैंक का लाइसेंस दिया जाए, जिससे आरबीआई बचती आ रही थी। वर्तमान सरकार जो है वह बैंकिंग सेक्टर में कई प्रकार के बदलाव कर रही है और उसने वर्ष 2017 में इसका प्रारंभ भी कर दिया। वर्ष 2017 के बाद से ही जो भारत सरकार है वह बैंकों का एकीकरण अर्थात कंसोलिडेशन की महत्वाकांक्षी योजना पर काम करे। इसके तहत क्या होता है, कई बैंकों को एक दूसरे में मर्ज कर दिया जाता है, जिससे बैंक क्या हो जाए, बड़े हो जाए। कुछ समय पहले ही सरकार ने क्या किया था कि 10 पब्लिक सेक्टर के बैंक थे उनको आपस में विलय करके 4 बैंक बनाने की घोषणा की थी। ठीक इसी तरह से अगर आप देखें तो उससे पहले क्या हुआ था, विजया बैंक और देना बैंक को बैंक ऑफ बड़ौदा में मिला दिया गया था। इस साल अगस्त में आरबीआई ने सरकार को यह सलाह दी कि वह जो कुछ प्राइवेट सेक्टर्स के बैंक कुछ जो पब्लिक सेक्टर के बैंक हैं अर्थात जो सरकारी बैंक हैं उसमें अपनी हिस्सेदारी बेचकर वह क्या हो जाए, अल्पमत शेयर धारक बन जाए। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे यह कहा गया कि निजी क्षेत्र का जो योगदान है वह बढ़ाया जाना चाहिए। इसी प्रकार का कुछ मिलता जुलता विचार नीति आयोग ने भी दिया था और उसने भी कहा था कि जो पब्लिक सेक्टर के 3 बैंक हैं जैसे पंजाब एंड सिंध बैंक, यूको बैंक और बैंक ऑफ महाराष्ट्र का निजीकरण कर दिया जाए और जो ग्रामीण बैंक हैं इनको इंडिया पोस्ट में विलय करने की सलाह दी गई थी। और जो नीति आयोग है आपको पता है उसके जो चेयरपर्सन होते हैं वह कौन होते हैं। तो इस तरह से सरकार की भी इच्छा ये थी कि जो प्राइवेट सेक्टर है बैंकिंग में उसका योगदान बढ़े, सरकार अपनी जिम्मेदारी थोड़ा सा कम करे। आरबीआई ने 12 जून 2020 को निजी क्षेत्र के बैंकों के स्वामित्व, संचालन, कॉर्पोरेट संरचना की समीक्षा करने के लिए एक समिति या फिर आंतरिक कार्य समूह का गठन किया और इसी कार्य समूह या इसी समिति की रिपोर्ट अब आई है। यह जो आंतरिक समूह गठित किया गया था, कमेटी गठित की गई थी, इसके यह जो निदेशक थे, इसके जो अध्यक्षता कर रहे थे वह सेंट्रल बोर्ड के निदेशक पी के मोहंती जी के अध्यक्षता में कमेटी गठित की है।
इस समिति को निजी क्षेत्र के बैंकों के लिए स्वामित्व और कॉर्पोरेट ढांचे की समीक्षा करना था। यह बताना था कि आखिर जो निजी क्षेत्र के बैंक हैं उन पर स्वामित्व कैसा होना चाहिए, जो कॉर्पोरेट का उसमें पैसा लगता है वह कितना लगना चाहिए, कितना नहीं लगना चाहिए। साथ ही ये भी बताना था कि जो निजी क्षेत्र के बैंकों को लाइसेंसिंग से संबंधित जो दिशा निर्देश हैं उनका स्वामित्व कैसा हो, उन पर नियंत्रण कैसे स्थापित किया जाए अगर कॉर्पोरेट सेक्टर इसमें प्रवेश करते हैं, और कौन कौन से नियमों को लाया जाए, इनको क्या करना था, इस संबंध में सुझाव देना था। समिति को शुरुआती जो लाइसेंसिंग स्तर पर प्रवर्तकों की शेयरधारिता से संबंधित नियमों और शेयरधारिता को घटाने की समय सीमा की भी समीक्षा करना। यह कहा गया कि जो लाइसेंस दिया जाता है तो उस समय जो इसके प्रवर्तक होते हैं, अर्थात वह लोग जो शुरू में पैसा लगाते हैं, उनकी शेयर कितना हो, किस प्रकार के नियम हो, उनको शेयर किस समय तक कितना रहना चाहिए, आखिर उनका जो हिस्सा है कम होना चाहिए, ज़्यादा होना चाहिए, इसकी भी उनको क्या करना था, समीक्षा करना था। लाइसेंसी के लिए आवेदन करने वाले जो व्यक्ति हैं, संस्थान हैं, उनकी क्या पात्रता हो, इसकी भी इस कमेटी को समीक्षा करना था। इस आंतरिक कमेटी ने अपनी रिपोर्ट 20 नवंबर को सौंप दी है और इसमें सिफारिशें क्या की हैं, इन्हीं सिफारिशों को समझते हुए हम समझेंगे कि आखिर इसमें विवाद है क्या। पहला महत्वपूर्ण सुझाव तो यह दिया गया कि एनबीएफसी का एक बैंक के रूप में रूपांतरण हो सकता है, अर्थात जो बड़े बड़े जो एनबीएफसी हैं, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी हैं, उनको बैंक के रूप में जो है कि लाइसेंस दिया जा सकता है। सुझाव में कहा गया है कि जिन एनबीएफसी की एसेट साइज 50,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा होगा वह क्या होंगे, इसके लिए पात्र होंगे। अर्थात कोई ऐसा एनबीएफसी है जिसके एसेट्स का साइज क्या है, 50,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा है, तो क्या कर सकता है, बैंक के रूप में कन्वर्ट कर सकता है। ये सुझाव अभी दिया गया है। सरकार हालांकि इन सुझावों को मान ही लेगी, क्योंकि जैसे सरकार की मंशा है उस हिसाब से ये जो जितने सुझाव हैं फिर बैठते हैं तो मान ही लेंगे। लेकिन यह कहा गया है कि 50,000 करोड़ रुपए से अधिक के एसेट साइज के जो एनबीएफसी हैं उनको हम क्या कर सकते हैं, बैंक का लाइसेंस दे सकते हैं, क्योंकि पहले से भी यह क्या कर रही हैं, बैंक की कई सेवाएं दे रही हैं। खाली ये क्या कर रही हैं, पैसे जमा नहीं करती, लोगों से सेविंग अकाउंट नहीं खोलती, जो है कि फिक्स डिपॉजिट, लेकिन बाकी तो ये लोन वगैरह देती हैं। तो कुल मिला के इनको कहा गया ये, लेकिन इसके लिए एक और शर्त लगाई गई है कि ये जो एनबीएफसी होंगे इनका जो कार्यकाल है 10 साल पूर्ण हो चुका हो, अर्थात कोई नई एनबीएफसी को जो है कि बैंक का लाइसेंस नहीं मिलेगा। लेकिन हाँ, जो 10 साल से ज़्यादा पुरानी है, 10 साल पुरानी है और जिनके एसेट्स का साइज 50,000 करोड़ रुपए से अधिक है, उनको दिया जा सकता है। ये सुझाव दिया गया। इस समय अगर देश में देखें तो 9,600 से अधिक हमारे यहाँ एनबीएफसी हैं। इनको हम शैडो बैंक के नाम से भी जानते हैं। शैडो बैंक का मतलब बैंक की छाया के रूप में कार्य करते हैं, जहां तक बैंक लोन नहीं दे पाता ये लोग दे देते हैं। इनका कुल जो वित्तीय कारोबार है उसमें अगर देखें तो 80% की हिस्सेदारी सिर्फ 50 एनबीएफसी की है, अर्थात संख्या तो हमारे पास 9,600 एनबीएफसी की है, लेकिन अगर 80% पूरा व्यापार देखेंगे तो उस पर 50 एनबीएफसी का कब्जा, अर्थात जो बड़ी कंपनियां हैं उनका कब्जा है। 31 मार्च 2020 तक हमारे देश के सभी एनबीएफसी का कुल जो एसेट साइज है वो लगभग 51 लाख करोड़ रुपए। आप समझ सकते हैं ये कितना। अच्छा, आप मुझे बता सकते हैं कि आखिर ये हमारी जीडीपी का कितना परसेंट है? कमेंट में जरूर बताइएगा कि 51 लाख करोड़ रुपए हमारे जीडीपी का कितना परसेंट बैठता है। तो कुल मिलाकर एनबीएफसी का जो एसेट साइज है 51 लाख करोड़ रुपए है, तो काफ़ी ज़्यादा पैसा इनके पास है। तो कमेटी ने कहा कि जो अच्छे एनबीएफसी हैं, बड़े एनबीएफसी हैं, जो लंबे समय से कार्य कर रहे हैं, उनको हम बैंक का लाइसेंस दे सकते हैं। एनबीएफसी ने अपना विस्तार पूरे देश में किया हुआ है और लोगों तो इनकी पहुंच पहले से है। ऐसे में यदि बैंक के रूप में यह कार्य करते हैं तो बैंकिंग सेवाओं का तेजी से विस्तार होगा, यह जो कमेटी है उसका यह मानना है। यदि कोई एनबीएफसी बैंक के लिए अप्लाई करता है
तो उसमें प्रमोटर की जो हिस्सेदारी है वह क्या हो 49% से कम होना चाहिए। अर्थात अगर मान लेते हैं कोई एनबीएफसी है, उसमें प्रमोटर का मतलब वह होता है कि जो लोग शुरू में पैसा लगाते हैं। जैसे आप 5 लोगों ने मिलकर कहा कि हम क्या करते हैं, कंपनी बनाते हैं जो लोगों को लोन देगी, तो हो सकता है उसमें से किसी एक व्यक्ति का पैसा 60 रुपए 70 रुपए हो और बाकी लोगों का कम हो, तो आप सब लोग क्या हैं, प्रमोटर। तो इसमें कहा गया कि यदि कोई एनबीएफसी जब क्या करेगी, बैंक के लिए अप्लाई करेगी, तो उसमें जो प्रमोटर होंगे अर्थात शुरू के वह लोग जिन लोगों ने कंपनी बनाया, उनकी हिस्सेदारी यहाँ पे 49% से कम होना चाहिए। इसका मतलब है कि 51% पैसा ऐसे लोगों के पास होना चाहिए जो उससे संबंधित नहीं है, जो छोटे मोटे लोग हो सकते हैं या कई लोग हो सकते हैं, लेकिन एक व्यक्ति के पास जो कि प्रमोटर था, जिसने कंपनी बनाई थी, उसके पास ज्यादा शेयर नहीं रहना चाहिए। ये बात कहा गया। अगले 10 साल में प्रमोटर को अपनी जो हिस्सेदारी है वो 49% से घटाकर कहा गया 26% करना होगा। अर्थात उसको ये तो कह दिया गया कि बड़े जो एनबीएफसी हैं, आप क्या कर सकते हो, आप जो है कि इसमें कर सकते हो, पैसा लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन उनसे कहा गया कि अगर आप करते हो ऐसा एनबीएफसी, तो उस एनबीएफसी को ये देखना होगा कि उसमें किसी प्रमोटर का हिस्सा 49% से अधिक ना हो। दूसरा, जो प्रमोटर होगा तो जैसे ही वो बैंक के रूप में बनेगा, तो उसको क्या करना होगा, 10 साल में जो अपनी हिस्सेदारी है वो 49% से घटाकर क्या करना होगा, 26% करना होगा। और 26% इसलिए करना होगा ताकि अन्य लोगों के पास उसका हिस्सा ज़्यादा हो और जो प्रमोटर के पास या प्रमोटर के पास जो हिस्सा है वो कम होता है। प्रमोटर्स के पास हिस्सा कम होना इसलिए जरूरी है क्योंकि अगर सब हिस्सा उसके पास होगा तो जैसी नीति चाहेगा वैसे बनाएगा और इससे क्या होगा, नुकसान हो सकता है, वो किसी भी प्रकार का डिसीजन ले सकता है। दूसरा, जो यह जो है कि सुझाव, अच्छा, इस सुझाव का परिणाम यह होगा कि वह कारपोरेट जिनका एनबीएफसी के रूप में कार्य करने का अनुभव है, वह बैंक क्या कर सकते हैं, खोल सकते हैं। लेकिन इसमें जो सबसे बड़ी बात है, जो प्रमोटर के संदर्भ में कहा गया है कि उसको अपना जो हिस्सा है वह कम करना होगा। लेकिन फिर भी 26% जो है वह काफ़ी ज़्यादा है। अर्थात सोचिए, जब बोर्ड की मीटिंग बैठेगी और इसमें अगर यह जो बैंक के रूप में कन्वर्ट हो चुका होगा, तो 26% का जो पूरा वोटिंग पावर है वो एक व्यक्ति के पास हो गई, तो भी काफी ज्यादा है। और इसको ही लेकर कई प्रकार की बातें उठ रही हैं। कुछ आगे के जो प्रावधान है उसके संदर्भ में भी कई बड़े बड़ी जो है कि आपत्तियां हैं। तो खैर, दूसरा सुझाव ये जो कमेटी थी इसने ये दिया था कि ऐसे पेमेंट बैंक जिनके पास 3 साल का अनुभव है, उन्हें क्या किया जाए, स्मॉल फाइनेंस बैंक का जो है कि स्टेटस दे दिया जाए। अर्थात कहा गया कि जो पेमेंट बैंक अच्छे तरीके से कार्य कर रहे हैं, जिनके पास 3 साल का अनुभव हो चुका है, उनको हमें स्मॉल फाइनेंस बैंक के रूप में कन्वर्ट कर देना चाहिए। इस पर कोई बहुत ज्यादा आपत्ति किसी को नहीं हुई। तीसरा महत्वपूर्ण जो सुझाव है, आपत्तियां सब एक साथ हम बताएंगे, इसलिए अभी बस थोड़ा सा हम आपको ब्रीफ कर रहे हैं। तीसरा महत्वपूर्ण सुझाव ये दिया गया है कि प्राइवेट सेक्टर के जो प्रमोटर स्टेक है के संबंध में है। अभी तक ये प्रावधान है किसी बैंक के प्रमोटर को अपना हिस्सा जो है कि 3 साल के भीतर 40% करना होगा। अर्थात मान लेते हैं कोई प्राइवेट बैंक बनता है, उसको सरकार ने लाइसेंस दे दिया कि आप प्राइवेट बैंक बन गए, तो उसमें जो प्रमोटर है, उस प्रमोटर को क्या करना था, अभी तक जो होता था 3 साल के भीतर उसको क्या करना था, अपना हिस्सा 40% तक करना होता था और अगले 15 साल में उसे अपना जो हिस्सा है वो 15% तक सीमित करना होता था। अर्थात मान लेते हैं आईसीआई बैंक को ले लीजिए, एचडीएफसी बैंक, तो इसमें अगर कहा गया कि यह बैंक बन गया है, तो 15 साल बाद इसका जो प्रमोटर रहा होगा, चाहे वो आईसीआई को ले लीजिए, फिर जो है कि एक्सिस को ले लीजिए, एचडीएफसी, तो प्रमोटर के पास 15 साल बाद 15% से अधिक क्या होना चाहिए, हिस्सा नहीं होना चाहिए। तो आंतरिक जो वर्किंग ग्रुप है या जो कमेटी जिसने अभी रिपोर्ट दी है, उसने कहा है कि अब प्रमोटर को 15 साल में अपनी हिस्सेदारी 15% तक कम नहीं करना होगा, वह अपनी हिस्सेदारी 26% तक रख सकता है। 26% सोचिए कितना ज्यादा है, और इसी को लेकर कई लोगों की भी आपत्तियां हैं। अर्थात यह कहा जा रहा है कि ऐसे तो क्या होगा कि कोई एक राजघराना, कोई एक परिवार, राजघराना का मतलब यहाँ जो जिनके पास पैसा है, कोई एक ऐसा व्यक्ति वह बैंक खड़ा करेगा और 26% का वोटिंग पावर और पूरा जो है कि डिसीजन पावर अपने पास रख सकेगा।
एक सुझाव के संदर्भ में ये भी आया है कि जो नॉन प्रोमोटर शेयर होल्डर्स पर क्या किया जाएगा, 15% का यूनिफॉर्म कैप लगाया जा सकता है। तो अब देखिए, पहले हमने समझा प्रमोटर। प्रमोटर कौन थे? जो कि कंपनी को बना रहे हैं, एनबीएफसी को बना रहे हैं, या जो बैंक को स्थापित करने में जो लोग शुरुआती। दूसरे होते हैं नॉन प्रोमोटर। नॉन प्रोमोटर्स का मतलब है कि ऐसे बड़े शेयरधारक जो कंपनी के स्थापित करने के समय तो नहीं थे, लेकिन बाद में क्या हो गए, उसको स्थापित करने के लिए जुड़ गए। जैसे कि आप 5 लोगों ने पहले कंपनी बनाई, फिर 2 लोगों को बाद में आपने और जोड़ लिया, तो ये क्या हो गए, नॉन प्रोमोटर्स हो गए। तो इसके संदर्भ में कहा गया है कि जो नॉन प्रोमोटर शेयर होल्डर हैं, उन पर क्या किया जाए, ये नियम लगाया जाए कि किसी व्यक्ति के पास 15% से अधिक हिस्सा नहीं होगा। होता क्या था कि जैसे मान लेते हैं 5 लोगों ने मिलकर एक कंपनी बनाया, बाद में क्या हुआ कि कहा कि कुछ हिस्सा हम अपने रिश्तेदारों को दे देते हैं, और उन्होंने क्या किया, एक व्यक्ति के पास 50% था, उसने कहा कि ठीक है 30% मैं रख लेता हूं, एक व्यक्ति को और जोड़ लेता हूं, उसने 20% हिस्सा अपने जो है कि एक रिश्तेदार को दे दिया। तो उसके पास क्या हुआ, वो जो रिश्तेदार है उसी के हिसाब से कार्य करेगा, उसी के हिसाब से डिसीजन लेगा। तो कहा गया नहीं, ये ठीक नहीं है। इसीलिए जो नॉन शेयर होल्डर धारक होंगे, उनके संदर्भ में इस कमेटी ने कहा है कि 15% का जो है कि एक यूनिफॉर्म कैप लगा सकते हैं। ये सही बात है, और इसको लेकर सभी लोगों ने इसकी तारीफ भी की है। अगला जो महत्वपूर्ण सुझाव दिया गया कि जो बड़े कॉर्पोरेट बैंक हैं, उनको वह क्या कर सकते हैं, प्रमोटर बन सकते हैं, अर्थात बैंक खोल सकते हैं। जैसा कि हमने बताया, अंबानी है, अडानी है, अगर वो चाहें तो उनको क्या, वह बैंक खोल सकते हैं। तो बैंक खोलने का मतलब क्या है कि वह 1 2 लोग 3 लोग मिलेंगे और कहेंगे हम बैंक खोल रहे हैं, तो उसमें एक कोई व्यक्ति क्या करे, 1 2 4 लोग क्या होंगे, प्रमोटर्स होंगे। जैसे अंबानी परिवार में हो सकता है 4 5 फैमिली के लोग मिलकर कहें कि हम प्रमोटर, हम बैंक खोल रहे हैं। तो ऐसा इस कमेटी ने कहा कि ऐसा किया जा सकता। हालांकि इसको करने के लिए बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 में परिवर्तन करना होगा, लेकिन ये जो सुझाव है, ये सुझाव ये जो दिया गया है, उसमें ये भी कहा गया है कि जब ऐसा हो तो आरबीआई का जो अधिकार हो, रेगुलेशन का पावर बढ़ाया जाए। तो ये जो सुझाव है कि जो बड़े कारपोरेट फैमिलीज हैं, उनको किया जाए प्रमोटर के रूप में बैंक स्थापित करने की छूट दी जाए, उनको लाइसेंस दी जाए, इस पर ज़्यादा आपत्ति है। और इसी संदर्भ में समझेंगे कि रघुराम राजन जी क्या कहते हैं। फिर अगला जो सुझाव है वह है स्मॉल फाइनेंस बैंक या पेमेंट बैंक, जो 6 साल में अपने आप को शेयर मार्केट में क्या कर सकते हैं, लिस्टेड कर सकते हैं। अर्थात उनको अगर लगता है कि उनको पैसे की ज़रूरत है, तो स्मॉल फाइनेंस बैंक जो कि स्थापित किए गए हैं और पेमेंट जो बैंक जो बनाए गए हैं, तो 6 साल में इनको ये आज़ादी दे दी जाए कि वो क्या करें कि शेयर मार्केट में लिस्टेड कर लें। शेयर मार्केट में लिस्टेड करने का मतलब यह है कि जब इनको लगेगा कि हमें बाहर से लोगों से पैसा लेना है, तो अपने कुछ शेयर बेचकर क्या करेंगे, ये जो अपने कॉमर्शियल पेपर के माध्यम से क्या करेंगे, लोगों से पैसा ले सकते हैं। तो ये भी एक सुझाव दिया गया है। एक जो महत्वपूर्ण और लास्ट सुझाव शायद होगा वह है कि मिनिमम इनिशियल कैपिटल रिक्वायरमेंट को 500 करोड़ से बढ़ाकर 1000 करोड़ रुपए करने का सुझाव दिया गया है। इस सुझाव का मतलब यह है कि जो भी कोई बैंक होगा, उसके पास हमेशा मिनिमम इतना जो है कि कैपिटल होना चाहिए। तो कोई बैंक है जो प्राइवेट सेक्टर का, उसके लिए अब कहा गया है कि उसके पास 1000 करोड़ रुपए हमेशा रहना चाहिए। ऐसा कहा है कि जो अभी तक 500 रुपये। वहीं यह जो मिनिमम जो है कि आपका इनिशियल कैपिटल रिक्वायरमेंट है, अर्थात जो कि पूंजी बैंक के पास होनी चाहिए, वह स्मॉल फाइनेंस बैंक के संदर्भ में यह राशि 2 करोड़ से बढ़ाकर 300 करोड़ रुपए करने का ये सिफारिश और सुझाव की गई है। अब इसमें एक सुझाव ये भी दिया गया है कि आने वाले समय में अगर बैंकिंग के सेक्टर में कोई बड़े बदलाव होते हैं, कोई नई पॉलिसी अपनाई जाती है, तो उसका फायदा सिर्फ नए बैंकों को ना मिले, बल्कि जो पुराने बैंक हैं उनको भी मिले। कोई नया रेगुलेशन लाया जाता है जो कि कड़ा है, तो सिर्फ नए बैंकों के लिए ना लाए, पुराने बैंक। तो ये तो थी वो चीजें जो सिफारिश। अब आलोचनाओं को समझते हैं एक एक करके। आरबीआई की वर्किंग ग्रुप द्वारा दिए गए सुझाव पर कई समीक्षकों आलोचकों ने आलोचना की। आलोचकों का कहना है कि बड़े कारपोरेट बैंक ही जब बैंक खोलेंगे तो वह क्या करेंगे, उन्हीं को सबसे ज्यादा पैसे की आवश्यकता है। वह हर जगह क्या करते हैं, हजारों करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट लगाते हैं और उन्हीं को पैसा है। तो जब वह प्रमोटर हैं तो अपने ही बैंक से जितना अधिक पूंजी की आवश्यकता होगी वह ले लेंगे, किसी दूसरे बैंक के पास नहीं जाएंगे। अब वो पैसा, वो प्रोजेक्ट डूब जाता है तो क्या होगा, कारपोरेट जो
फैमिली है वह तो डूबी, उसमें जिन लोगों ने बैंक के रूप में समझकर पैसा जमा किया था उनके भी पैसे डूब जाएंगे। दूसरा कि आखिर जो बड़े बड़े कारपोरेट क्या करेंगे, अपना बैंक खोलेंगे तो क्या करेंगे, अधिक से अधिक उसके फंड का प्रयोग अपनी परियोजनाओं के लिए करेंगे, अर्थात अपनी आवश्यकताओं को पूर्ति करने के लिए करेंगे। इससे क्या होगा कि बैंक जो छोटे लोगों को, मध्यम लोगों को या फिर जो अन्य लोगों को लोन वितरित करते थे उन तक लोन नहीं पहुंच पाएगा, और इस तरह से क्या होगा, पूंजी कुछ ही फैमिली में क्या हो जाएगी, केंद्रित हो जाएगी, और आज जो सरकारी योजनाएं हैं या फिर जो सभी को होम लोन या बिजनेस लोन या पर्सनल लोन मिल पाता वह नहीं मिल पाएगा। कुल मिलाकर ये बहुत बड़ा चिंताजनक मुद्दा है। आरबीआई के पूर्व गवर्नर रघुराम राजन और उप गवर्नर रहे जो है कि विशाल आचार्य ने भी इस पर जो है कि ये जो सुझाव दिए गए हैं इसकी आलोचना की है। ये जो आलोचना इसलिए की गई है कि दरअसल क्या है कि काफ़ी जो है कि ऐसी कंडीशन में ये डिसीजन लिया गया है जो कि पेंडेमिक का टाइम है। तो विशाल आचार्य जी ने और रघुराम राजन जी ने क्या किया है, इस पर अपनी आपत्ति दर्ज की। उनका कहना है आखिर इस समय ऐसी क्या आवश्यकता है कि कारपोरेट सेक्टर के बैंक को हम क्या कर रहे हैं, उसको बैंक का हिस्सा बनाने की बात कर रहे हैं। उनका कहना है कि अगर हम इस समय अभी तक के पूरे रिकॉर्ड को देखें तो कारपोरेट सेक्टर को बैंक का हिस्सा बनाना ठीक डिसीजन नहीं माना जा सकता, क्योंकि जो कारपोरेट सेक्टर हैं उनकी जो आवश्यकताएं हैं, उनकी जो मोनोपोली है, उनके कार्य करने का तरीका है, उससे बैंकिंग सेक्टर को नुकसान ही हुआ है। तो उन्होंने अपने अनुभवों के आधार पर इस चीज को बताया। दूसरी चिंता यह बताई है कि बैंक में बड़ी संख्या में लोग पैसा जमा करते हैं और इनका जो पैसा होता है वह आम लोग, एक लोगों ने जमा किया, दूसरे ने उसको लोन के रूप में लिया, ऐसे पैसा सर्कुलेट हो रहा है। लेकिन उन्होंने कहा कि जब क्या होगा कि लोग तो पैसा जमा करेंगे लेकिन उसका प्रयोग कौन करेगा, कारपोरेट फैमिली करेंगे, और ये काफी चिंताजनक है। एनबीएफसी या कारपोरेट जब बैंक के रूप में कार्य करती हैं तो उनका जो बैंकिंग अनुभव है अभी तक ठीक नहीं रहा है, इसलिए इन लोगों का कहना है कि ऐसा ना किया जाए। बड़े कारपोरेट्स पर जो आरबीआई का रेगुलेशन होता है वो प्रभावी नहीं होता और राजनीतिक हस्तक्षेप की संभावना भी बनी रहती है। इस कारण उनका कहना है कि इस चीज की आवश्यकता नहीं है। कुल मिलाकर जो आलोचक हैं, चाहे विपक्षी पार्टियां हों, या उनका कहना है कि कुल मिलाकर जो प्रयास किया जा रहा है वह क्या किया जा रहा है कि जो बड़े कारपोरेट्स फैमिली हैं उनको लाभ पहुंचाने के लिए भारत सरकार आरबीआई के माध्यम से अपनी पॉलिसी को आगे बढ़ा रही। एक समीक्षक के तौर पर अगर हम खुद इसको देखें तो हमारा भी मानना है कि हाँ, प्राइवेट सेक्टर के बैंक की संख्या बढ़ाई जा सकती है, लेकिन कारपोरेट सेक्टर के को बैंक का पूर्ण तरह इस तरह से हिस्सा बनाया जाना कहीं ना कहीं आने वाले समय में हमें कई चुनौतियों के सामने लाकर खड़ा कर सकता है। इसलिए अगर ऐसा नहीं किया जाता तो अच्छा है, अगर किया भी जाता है तो उससे पहले हमें यह सिक्योर करना होगा, यह श्योर करना होगा कि जो आम लोगों का पैसा है वह हर हाल में सुरक्षित रहे और कभी भी पैसे का केंद्र किसी फैमिली, किसी परिवार तक ना होने पाए। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच।